हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं किए यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए आज हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला से संबंधित जितने भी आपके प्रॉब्लम होंगे। यकीन मानिए आज के बाद आपका प्रॉब्लम एक भी नहीं होगा। जी हाँ, और एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा वर्णमाला से, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज देखेंगे संपूर्ण वर्णमाला एक नज़र में। तो पहला पॉइंट क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है उसे वर्ण या फिर ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए समझते हैं आगे और क्या क्या होता है इसका संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या बोलते हैं, तो शब्द बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ निकले, स्पष्ट निकले। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं आज, तो आज का अर्थ निकल रहा है ना, आज मतलब क्या होता है, टुडे यानी आज। ठीक है, तो ऐसा जितने भी सार्थक छोटी इकाई होगा जिसका अर्थ निकले उसको हम बोलते हैं शब्द। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं आगे। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को बोलते हैं वर्ण। ठीक है, क्योंकि भाषा को हम लिख सकते हैं ना, तो लिखते हैं किसको, किस में लिखते हैं, तो वर्ण से ही स्टार्ट करते हैं। वर्ण मिला के शब्द बनता है, शब्द मिला के क्या बनता है, तो शब्द मिला के क्या बनता है, एक बहुत बड़ा वाक्य बन जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम बोलते हैं वर्ण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या बोलते हैं, ध्वनि। क्यों, क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं तो उस ध्वनि के माध्यम से बोलते हैं। ठीक है, बोलते कि नहीं, ध्वनि से माध्यम से यानी मुंह से बोलते हैं। ठीक है, तो मुंह से क्या निकलता है, तो ध्वनि निकलता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि भाषा के सबसे मौखिक, मौखिक मतलब क्या होता है, ओरल, जिसको मुंह से बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या बोलते हैं, ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को बोलते हैं वर्ण। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से देखिएगा इसको। चलिए देखते आगे और समझते हैं। अब है, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 है। जी हाँ, लिखने में हम स्वरों को 11 स्वरों को प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिखने में देखिए जैसे कौन कौन सा समझते हैं, अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, हर्ष उ, ए, ओ, औ और ई, है ना। ये 11 ऐसे स्वर हैं, है ना, जिसको हम लिखने में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है, लेकिन हम उच्चारण में 10 ही यूज़ करते हैं। ठीक है, उच्चारण मतलब बोलने में वो कौन कौन से है, अ से लेके औ तक, इसमें री नहीं है। ठीक है, ये जो री है ना, ये इसमें नहीं है उच्चारण के आधार पर, इसीलिए बोला जाता है उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है और लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप लोग इसको स्किप नहीं कीजिएगा और यकीन मानिए कि शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपका वर्णमाला से जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा आज। चलिए देखते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अब समझते हैं उसको अच्छे से। चलिए अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड में रखते हैं और यहाँ से हम देखते हैं अच्छे से सभी क्वेश्चंस को। चलिए देखिए, ये पहला होता है क्या, हर्ष स्वर, इसको बोलते हैं एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 4 है, अ, छोटी ई, छोटी ऊ और री। ठीक है, ये है हर्ष स्वर। ठीक है, इसे एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, नोट। इसे मूल स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो हर्ष स्वर को ही मूल स्वर भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए ये भी देखिएगा अच्छे से जाकर। चल देखते हैं नेक्स्ट, दीर्घ स्वर, इसे द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, है ना। इसका जो उच्चारण होता है वो हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है इसके उच्चारण में। किसके उच्चारण में, तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में। ठीक है, हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है। इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 7 है, आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ और औ। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, तो 7 है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर पर आता है मेरा पुरुष स्वर, जिसको त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके उच्चारण में सबसे ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, यानी हर्ष स्वर से और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है किसके उच्चारण में, तो पुरुष स्वर के उच्चारण में। चलिए जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, बाप रे, जोर से बोलते हैं ना, बाप रे, यानी कि बोलने में टाइम लगता है। रीम होना, रोना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पुरुष स्वर। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। अब देखते हैं आगे, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जो जीभ होता है ना, जीभ के माध्यम से जो स्वर बोलते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अग्र स्वर। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, तो 4 है, अग्र स्वर। ठीक है, इसको बोला जाता है, देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए।
ठीक है, इसे बोलते हैं हम अग्रस्वर बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि इसकी संख्या 4 होती है और ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ इसको याद रखना है आपको बस। चलिए, उसके बाद होता है मध्य स्वर, इसकी संख्या सिर्फ 1 होती है, वो कौन सा? तो अ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम आगे 3 पश्च स्वर, इसकी संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। ठीक है, इसमें होता है आ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ओ और औ। ठीक है, ये पश्च स्वर होते हैं। ठीक है, यानी कि जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपको मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, यकीन मानिए आप इसको एकदम स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे, और यहाँ से समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब देखिए, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, वो था जीभ के आधार पर, अब मुख द्वार खुलने के आधार पर। ठीक है, चलिए ये पहला क्या होता है? तो संवृत्त, इनकी संख्या 4 है ना। इसका जो एक ट्रिक होता है, कैसे बचाएंगे? तो सिला हुआ मुंह, यानी कि हम जब कोई आदमी हमें मुंह का बंद कर देगा या फिर सिल देगा तो हम कोई भी वर्ड बोलेंगे, जैसे क्या निकलेंगे? ई ऊ ऐसे बोलते हैं कि नहीं? या कोई चूही, मतलब कोई सुई चुभा देता है तो क्या बोलते हैं? ई बोलते हैं, ई बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो इससे हम इस ट्रिक से माध्यम से हम इसको यूज़ अपना याद कर सकते हैं। ठीक है, बस ये ट्रिक याद करने के लिए है। ठीक है, और किसी अन्य मकसद से इसको हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते आगे। उसके बाद आगे अर्ध संवृत्त, इनकी संख्या 2 होती है ना। इसमें आधा मुंह खुलता है, जैसे ए ओ। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद आता है मेरा विवृत, इनकी संख्या 1 है। ठीक है, इसमें पूरा मुंह खुलता है, जैसे आ बोलते हैं तो क्या होता है? अपना मुंह पूरा मुंह खुल जाता है ना। ठीक है, ये ट्रिक इसका है, पूरा मुंह खुलता है इसमें बोलने में। चलिए अब आगे रखिए। उसके बाद होता है अर्ध विवृत, इनकी संख्या 2 है, पूरा से थोड़ा ज़्यादा खुलता है ना। चलिए थोड़ा कम खुलता है, थोड़ा क्या होगा? कम खुलता है, जैसे ए औ। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखते हैं जितने भी स्वर हैं उनके उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं उसको समझते हैं। यहाँ स्वर है, यहाँ उच्चारण स्थान, जैसे अ और आ का उच्चारण स्थान कौन होता है? तो कंठ होता है। ई और हर्षी का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। ऊ और दीर्घु का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ, यानी कि ओठ। री का उच्चारण क्या होता है? मूर्धा। ए और ए का उच्चारण स्थान कौन होता है? कंठ तालु, यानी कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। कौन? ए और ए। ठीक है, उसके बाद ओ और औ किससे बोला जाता है? तो कंठ ओष्ठ से बोला जाता है, यानी कंठ से और ओठ से दोनों से मिलकर बना होता, मतलब बोला जाता है किसको? ओ और औ को बोला जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। इसको एग्जाम से पहले तो आप लोग जरूरी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपका जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब हम समझते हैं, स्वर हो गया, हम देखते हैं व्यंजन वर्ण। चलिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है? तो कुल 33 व्यंजन है। चलिए अब समझते हैं कौन कौन से व्यंजन हैं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। चलिए देखिए, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन। चलिए इसको समझते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्शी व्यंजन बोल दे या फिर स्पर्श व्यंजन बोल दे, दोनों सेम है। इस दोनों का इसकी संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। देखिए जैसे कवर्ग, कवर्ग के मतलब क्या होता है? कवर्ग में 5 कितने होते हैं? वर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे क से लेके अंग तक, क ख ग घ अंग। ठीक है, 5 होते हैं। और इसको बोला किसी जाता है तो इसे कंठ से बोला जाता है। क से कवर्ग, क से कंठ। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए हम एक साथ बता रहे हैं दोनों को, सबको। उसके बाद चवर्ग, चवर्ग में भी 5 आते हैं। इसको बोला जाता है किससे? तालु, यानी चवर्ग में किससे? चौसा से लेके और यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद टवर्ग, टवर्ग में क्या? ट ठ ड ढ न। ठीक है, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर तवर्ग, तवर्ग में क्या होता है? त थ द ध न। ठीक है, इसको बोलते हैं किससे? दांत से बोले या फिर दंत से बोलते हैं। ठीक है, दंत से बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है? पवर्ग, इसमें भी 5 होते हैं। और ये कौन कौन होता है? इसे ओष्ठ यानी ओहोट से बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 5 5 5 10 15 20 25। तो कुल व्यंजन कितने हो गए? कुल स्पर्शी व्यंजन, तो कुल स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी हो गए? 25 हो गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। नोट, पहले स्पर्श व्यंजन यानी कि पहला स्पर्श व्यंजन क है और अंतिम स्पर्श व्यंजन म है। सही ना? कवर्ग का क और पवर्ग का म, यानी कि पहला स्पर्शी व्यंजन क और अंतिम स्पर्शी व्यंजन कौन है? तो म है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। उसके बाद क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। य र ल और व। ठीक है, चलिए अब देखते हैं य र ल को बोलते किसी से है ना, किसको कहाँ से बोलते हैं? चलिए देखते हैं। य को बोला जाता है तालु से बोला जाता है। य को र को बोला जाता है मूर्धा से बोला जाता है। ल को दांत यानी दंत से बोला जाता है।
वहीं व को बोला जाता है दंतोष्ठ, यानी दांत से भी और ओष्ठ से भी दोनों के सहयोग से बोला जाता है किसको, तो व को। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए अब उसके बाद आता है कौन सा व्यंजन, उष्म व्यंजन। ठीक है, ये व्यंजन के प्रकार है। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन है ना, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। उष्म व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, इतलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ठीक है, ये उष्म व्यंजन के एग्जाम्पल है। चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि इसका उच्चारण स्थान भी कहाँ से होता है। तो तलाबे स का उच्चारण स्थान होता है तालु से होता है। मूर्धन्य स का क्या होता है, मूर्धा। देखिए मूर्धन्य से और मुँह से मूर्धा। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को। उसके दंती स क्या होता है, दांत से बोला जाता है। और ह को बोला जाता है किससे, कंठ से बोला जाता है ह को। ठीक है, उच्चारण स्थान है कंठ, ह का। चलिए अब समझते हैं आगे अयोगवा क्या होता है। तो अ के योग से बनने वाले शब्द को अयोगवा बोलते हैं। अ के योग से बनने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, अयोगवा बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके 3 भेद होते हैं। अनुस्वार, इनका चिन्ह क्या होता है, देखिए एक लाइन है, ऊपर से एक बिंदु है। ठीक है, इसका एक चिन्ह होता है, जैसे हंस, अंश, कंस। आप देख लीजिए यहाँ पे नोट। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। अनुस्वार जो होता है उसका उच्चारण किससे किया जाता है, तो नाक से किया जाता है। चलिए उसका सेकंड क्या है, विसर्ग। इसका चिन्ह डबल बिंदु है ना, डबल बिंदु होता है। ये जैसे यहाँ देखिए प्रायः और नमः। ठीक है, ये है विसर्ग के कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से कुछ आगे क्वेश्चन को। उसके बाद तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है मेरा अनुनासिक। अनुनासिक मुख और नाक दोनों से बोले जाने वाले वर्ण को अनुनासिक बोलते हैं, है ना। इसे पंचमाक्षर भी बोलते हैं, किसे, तो अनुनासिक को। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का अंतिम स्वर अनुनासिक कहलाता है। जैसे कह का गंगा, चह का य और टह का न, तह का न और प का म। ठीक है, यानी कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम जो अक्षर होता है, लास्ट वाला अक्षर, 5वां अक्षर, वो होता है कौन, अनुनासिक। ठीक है, इसीलिए इसको पंचमाक्षर बोलते हैं, है ना, 5वां अक्षर। चलिए आप देखते हैं संयुक्त व्यंजन। चलिए संयुक्त व्यंजन 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। सही बात है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो ये होती है छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है। यकीन मानिए कि आपको इसके बाहर से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, अब समझते हैं आगे। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक अल्पप्राण, इसमें सभी वर्ग कवर्ग से लेके पवर्ग तक क्या पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं। समझिए, प्रत्येक वर्ग मतलब कहने का मतलब क्या, कवर्ग। कवर्ग का क्या, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण, यानी कि क, ग और अंग। ठीक है, ऐसे ही सभी वर्ण क्या, पहला, तीसरा और 5वां, है कि जो होगा मेरा वर्ण होगा वो होगा क्या, अल्पप्राण। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब आगे महाप्राण, इसमें सभी वर्ग यानी कवर्ग से लेके पवर्ग तक के दूसरा और चौथा, यानी कि दूसरा मतलब मान लीजिए कवर्ग ले रहे हैं तो कवर्ग का दूसरा कौन सा होता है, तो ख होता है, और चौथा कौन सा होता है, तो घ होता है। तो एक का इसका कौन होगा, ये महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यानी कि दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण ये महाप्राण आएंगे। उसके बाद अगर पहला आए, है ना, तीसरा आए और 5वां आए तो ये होगा कौन, अल्पप्राण। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब समझते हैं आगे और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आगे। चलिए अब उसके बाद देख लिए, अब उसका देखते हैं कंपन के आधार पर। चलिए कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अघोष, इसमें सभी वर्ग के पहले और दूसरा वर्ण तथा तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स वर्ण आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ग के कौन सा, तो पहला और दूसरा। जैसे कवर्ग का पहला दूसरा क्या होगा, क और ख, तो ये हो जाएंगे कौन, अघोष हो जाएंगे। ठीक है, उससे बाद तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स, इसमें ह नहीं आते हैं, याद रखिएगा। अघोष में ह वर्ण नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं घोष। घोष, इसमें सभी वर्ग के तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आते हैं। इसमें सभी वर्ग के तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, यानी मान लीजिए कवर्ग ले रहे हैं तो कवर्ग का तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपको ग, चौथा घ और 5वां अंग। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, घोष के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा य, र, ल, व और ह इसी में आते हैं। ठीक है, ये घोष के अंतर्गत का एग्जाम्पल है। इसको अच्छे से देखिएगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, यकीन मानिएगा आपको समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, और आप एग्जाम में कहीं पर कोई गलती नहीं कीजिएगा। चलिए
देखते हैं अब आगे। आप देखते हैं उत्सित व्यंजन क्या होता है। उत्सित व्यंजन क्या होता है, तो इनकी संख्या 2 है, अंगा और ढा। ठीक है, बस याद रखिएगा कि कितने होते हैं, 2, और कौन कौन से एग्जाम्पल है उसको देख लीजिएगा। चलिए उसको देखते हैं प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन होती है उसे प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। जैसे इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 4 1 है। कितनी संख्या है, तो इसकी संख्या 1 है। वो कौन सा है, र। अब र बोलिएगा ना तो देखिए जिह्वा में क्या होगा, कंपन सा आएगा, र बोलिएगा तो। चलिए अब आगे रखते हैं। प्रकंपित व्यंजन को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि लुंठित व्यंजन को अन्य नाम किस नाम से जानते हैं, या फिर प्रकंपित व्यंजन को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो लुंठित व्यंजन के नाम से जानते हैं प्रकंपित व्यंजन को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। उसके बाद क्या है, पार्श्विक व्यंजन। इनकी संख्या 1 होती है, वो है लौ। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब लास्ट स्लाइड में, और यहाँ से देखते हैं आपको इनके लिए कोई इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स को। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यकीन मानिए कि इसके बाहर आपका वर्णमाला से संबंधित कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए अब आता है काकल्य व्यंजन। इनका उच्चारण स्थान प्रमुख रूप से कंठ द्वार के प्रयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। वो कौन सा है, तो ह। ये काकल्य व्यंजन के उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। आपको सीधा पूछ दिया है कि ह कौन सा व्यंजन है, तो आपको बोलना है काकल्य व्यंजन है। चलिए अब देखते हैं आगे। आगत व्यंजन किससे कहते हैं, तो नुक्ता लगे हुए वर्ण को आगत व्यंजन कहते हैं। यह दूसरे देशों से लिया गया व्यंजन है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जैसे फ में देखिए यहाँ नुक्ता लगा है ना, बिंदु, और जौ में भी क्या लगा है, यहाँ लगेगा, जौ में भी क्या लगा, नुक्ता लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे क्या होने, आगत व्यंजन है। ठीक है, आगत व्यंजन इस देश के नहीं है, दूसरे देश से लिए गए हैं, हम अपने देश में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका, कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और मैं ऐसे ही वीडियो आपको लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।